हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पे आपको जीडीएस से रिलेटेड सभी क्वेरीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5वां वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जीडीएस परमानेंट पोस्ट है, क्या जीडीएस का प्रमोशन होता है और होता है तो वो कैसे होता है, वो डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। उसके बाद क्या जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सभी को ये क्वेश्चन रहता है कि ये कौन सी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं है, परमानेंट है या नहीं है, और जीडीएस की सैलरी इतनी कम क्यों है। ठीक है, तो एक एक जानते हैं, एक एक सवाल के जवाब जानते हैं। इस वीडियो में आपको ये चारों के सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल अबाउट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट है। तो हाँ, ये परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है। जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, बट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है। अब एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है इसीलिए जैसे कि नाम में दिया है ग्रामीण डाक सेवक, तो ये ग्रामीण लेवल पे काम करते हैं। इनको ज़्यादा काम होता नहीं है, इसीलिए इनको सैलरी जो है वो टीआरसीए बेस्ड रहती है। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। मतलब जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो में बताया है बीपीएम और एबीपीएम के वर्क के बारे में, उसमें मैंने बताया उनकी सैलरी। तो वो सैलरी जो डिपेंड करती है वो काम काज के घंटों पर डिपेंड करती है, उनका काम कितने घंटों का है। तो जैसे कि 4 घंटे का रहेगा लेवल 1 पे और लेवल 2 पे 5 घंटे का, तो उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न मिटा लीजिए कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। जी हाँ, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट होने की वजह से और टीआरसीए बेस्ड होने की वजह से इनकी सैलरी कम है। अब आप सोचेंगे इनकी प्रमोशन कैसे होते हैं, तो प्रमोशन होते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रमोशन जीडीएस टू एमटीएस। अब ये जीडीएस टू एमटीएस क्या है, मतलब ग्रामीण डाक सेवक टू मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है ना, टू एमटीएस। अभी एमटीएस एसएससी भी लेती है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं, लेकिन जीडीएस को एक डिपार्टमेंटल पोस्ट मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी वहाँ पे जाया वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है ना, उनके लिए एक मौका रहता है। तो उसके बाद है जीडीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड। जीडीएस पोस्टमैन भी बन सकते हैं और मेल गार्ड भी बन सकते हैं, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। उसके बाद जीडीएस टू पीए और एसए। पीए मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट और एसए मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये भी एक ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम है, तो वो भी आप दे सकते हैं अगर आप उनके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इनके लिए जो आप दिख रहे हैं तीनों स्क्रीन पे, एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पीओ और एसए, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है जीडीएस टू एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या है, एजुकेशन दिया हुआ है 10th पास रहना चाहिए एजुकेशन। ठीक है, और सर्विस सर्विस 3 साल है। सर्विस मैं आपको बता दूं, अगर जीडीएस पोस्ट पे है तो उसको 3 साल पूरे होने चाहिए, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ये 3 साल कहाँ से रहेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई उसकी। अगर समझ लो एग्जाम्पल लो 20 में, मतलब जनवरी 20 में उसकी ज्वाइनिंग होती है किसी की, तो उसको जनवरी 21 में 1 साल पूरा हो जाएगा, 22 में 2 साल और 23 में 3 साल। उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है एमटीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, वो भी एक एग्ज़ाम होती है। ठीक है ना, प्रमोशन यही होता है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते तो आप एमटीएस पोस्ट पे जा सकते हैं और उसके बाद आप परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाएंगे। परमानेंट मतलब एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नहीं रहेगा, हट जाएगा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट, आप परमानेंट उनके कर्मचारी हो जाएंगे। और जो भी अलाउंसेस है एक्स्ट्रा के, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो आपको सब लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी सैलरी वेरी करती है 20K टू 25K। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम एज मतलब 50 साल, मतलब 50 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीडीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, एज एमटीएस 10th पास होना चाहिए और इनकी सर्विस जो है 5 साल। मतलब आप एज ए जीडीएस आपको 5 साल काम करना पड़ेगा एक ही पोस्ट पे, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, और इनकी सैलरी जो है वो 25K टू 30K वैरी करती है। ये सैलरी वैरी कर रही है, ये जगह के हिसाब से, मतलब उसकी पोस्टिंग एसओ में होती है, एचओ में होती है, इसके हिसाब से वो वैरी करती है। ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड या फिर जो एमटीएस जो भी रहे, वो सैलरी सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है किस ऑफिस में उसकी पोस्टिंग होती है उस जगह पे वैरी करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीडीएस टू पीए और एसए, मतलब पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो इनके लिए एजुकेशन थोड़ा चेंज है, एजुकेशन 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और वही है जैसे पोस्टमैन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 साल तक था सर्विस, तो यही भी सर्विस 5 साल तक आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी एज ए जीडीएस। उसके बाद सैलरी इनकी जो है वो 30K टू 35K वैरी करती है। मैंने आपको जैसे बताया एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो शुरुआत में आपको जो विंडो दिखती है वहाँ पे ऐसे पोस्टल असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं
और इनके जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। मतलब आप GDS एज GDS आप 30 साल तक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल होने के बाद आपको जो भी है, मतलब एज लिमिट में आप 30 ईयर्स तक ही इसको दे सकते हैं, 30 के बाद आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और कोई भी डाउट है अगर GDS से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं मुझे। और मैं एक बात बता दूँ, जो आप पहले मैं बताया था, ये जो फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, GDS टू MTS बताया था मैंने ये। तो GDS टू MTS से 3 साल है, ठीक है ना। अगर आप MTS पोस्ट पे पहुंच जाते हो और MTS से आप अगर आपको पोस्टमैन या मेल गार्ड की पोस्ट पे जाना है या फिर PA की पोस्ट में जाना है, तो उसके पहले आपको पोस्टमैन की पोस्ट में जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको 5 साल तक काम करना पड़ेगा। मतलब एज ए MTS आपको 5 साल फिर से सर्विस देनी पड़ेगी, तब जाके आपको PA के लिए या फिर ऐसे के लिए या फिर पोस्टमैन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। अगर आप पोस्टमैन हो, ठीक है ना, MTS अगर हो तो आपको 5 साल लगेंगे पोस्टमैन या फिर PA बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आप पोस्टमैन हो तो आपको सिर्फ 3 ही साल सर्विस देनी पड़ेगी एज अ पोस्टमैन। उसके लिए आप उसके बाद आप PA के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और PA बनने के बाद आप इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हो, क्योंकि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो। उसके बाद तो जैसे परमानेंट एम्प्लॉय होता है तो उसके सर्विस जैसे होती है ईयर वाइज, तो वैसे भी उनका प्रमोशन होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई है मतलब डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो रहेगा सैलरी बेस पे, मतलब GDS की सैलरी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती है, और सैलरी कैसे इंक्रीज़ होती है उनका चार्ट रहेगा। और हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र क्राइटेरिया, नया वाला ट्रांसफ़र क्राइटेरिया GDS के लिए क्या है, ठीक है। थैंक यू।